हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनाउल्लाह खान। आपके अपने यूट्यूब चैनल कटली एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, हमारी बात चल रही थी क्रिया पर। क्रिया डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं, जो हम हर बार की तरह करते हैं। शब्दों के भेद चल रहा है। शब्दों के भेद में हम विकारी पढ़ रहे हैं और विकारी के अंतर्गत हम क्रिया को डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद को देखा, व्याकरण की दृष्टि के आधार पर शब्दों को भेद को देखा। प्रयोग के आधार पर दो तरीके देखे, विकारी और अविकारी। हमने कौन कौन से देखे? विकारी और दूसरा देखा आपका अविकारी। इसके बाद हमने देखा व्याकरण की दृष्टि के आधार पर 8 भेद देखे। उन 8 को 4 अलग करके देखा, विकारी के अंतर्गत, 4 अविकारी के अंतर्गत। कौन कौन से 4 विकारी के अंतर्गत? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद हमने अविकारी के अंतर्गत देखा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उसके बाद हमने डिस्कस किया पहला भेद विकारी के अंतर्गत, संज्ञा किसे कहते हैं। फिर हमने संज्ञा के अंदर आपको 5 भेद बताए: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हमने एक पार्ट डिस्कस किया है। जो न्यू कमर हैं वो पीछे जाके एक एक पार्ट आप वीडियो में दे रखे हैं, लिंक गिवन है, आप देख सकते होंगे। एक एक पार्ट आपको पास समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन है। उसके बाद मैंने बताया सर्वनाम किसे कहा जाता है, सर्वनामों के अंतर्गत उसके भेद बताए। कुल कितने सर्वनाम होते हैं वो मैंने आपको बताया। सर्वनामों के 6 भेद मैंने आपको बताया: पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये 6 भेद मैंने आपको बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला दे, विशेषण कहलाता है। फिर मैंने आपको स्थान के आधार पर 2 भेद बताए: उद्देश्य विशेषण और विधि विशेषण। फिर मैंने विशेषण के 4 भेद आपको बताए। पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, फिर बताया परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया क्रिया। क्रिया के अंतर्गत मैंने आपको बताया क्रिया किसे कहते हैं। किसी कार्य के, घटना के घटित होने को या किसी वस्तु की अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। जैसे चलना, दौड़ना, फिरना, हंसना, खाना, पीना, ये शब्द कैसे हैं? आपकी क्रिया है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। 1 नंबर का आयोग प्रश्न पूछता है आपसे, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। धातुओं में अगर प्रत्यय लगा देंगे, धातु में अगर ना प्रत्यय लगा देते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बदल जाता है। जैसे चल है तो चल क्या है? चल जो है आपकी धातु है। चल क्या है? धातु है। पढ़ क्या है? धातु है। उठ क्या है? धातु है। अगर इसमें ना लगा दिया ना तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। इसमें उठ में ना लगा दिया तो क्या हो जाएगा? उठना। क्रिया का सामान्य रूप हो जाएगा। धातु को भी 2 प्रकार से बांटा गया था, मूल और यौगिक। मूल आपको पता ही है, चल आ जाएगा, जिसमें प्रत्यय लग गया, ना आ गया तो यौगिक हो रहा है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद हमने बताया क्रिया को कर्म की आवश्यकता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया: आक्रामक क्रिया और सकारात्मक क्रिया। आक्रामक क्रिया में मैंने बताया जब क्रिया से आप प्रश्न करेंगे क्या किसे किसको, क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या किसे किसको, और आपको उत्तर न मिले तो आक्रामक क्रिया है, और आपको उत्तर मिल जाए तो सकारात्मक क्रिया है। बहुत आसान है। रमेश किताब पढ़ता है, आपने कहा क्या पढ़ता है, आपको उत्तर मिल जाए किताब, इसका मतलब सकारात्मक क्रिया है। क्या मिल जाए? सकारात्मक क्रिया, इसका मतलब क्या हो जाएगी? क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया सकारात्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया के बाद क्रिया के अन्य भेद। सबसे पहले हमारे संयुक्त क्रिया पे। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं मैंने बताया, 2 धातुओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपको क्या होता है? एक मुख्य क्रिया होती है और एक रंजक क्रिया। रंजक क्रिया का प्रभाव मुख्य क्रिया पर पड़ता है संयुक्त क्रिया में, और ऐसा लगता है कि आपको, जैसे मैंने कहा रमेश चल दिया, मैंने कहा था एग्जांपल से आपको समझाया था, रमेश चल दिया। दिया का मतलब क्या है? दिया नहीं, चल दिया, चलने लगा। इसका मतलब क्या है आपका? रमेश चल दिया। दिया कुछ दिया नहीं है, क्रिया है, ये रंजक क्रिया है, इसका प्रभाव मेन क्रिया पे पड़ा है, चल पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपकी संयुक्त क्रिया। और जब दोनों क्रियाओं का प्रभाव पड़ने लगे, एक ही वाक्य में क्रिया के 2 रूप हो, मूल रूप में विद्यमान हो और क्या हो, दोनों का प्रभाव पड़ने लगे, तो कैसी क्रिया आएगी? समस्त क्रिया। जहां पे समास हो जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? समस्त क्रिया। जैसे उठ बैठ, लिख पढ़, चल फिर। मान के चलिए ऐसे शब्द आ जाए, उठ बैठ, चल फिर, लिख पढ़ नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? आपकी समस्त क्रिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें कर प्रत्यय लग जाए, क्या हो जाएगा आपका? पूर्वकालिक। रमेश खाना खाकर सो गया,
खाना खाकर पहले खाया और फिर सोया, पूर्वकालिक क्रिया। और मैंने कहा खाते ही सो गया, तात्कालिक क्रिया। खाते ही सो गया, तात्कालिक क्रिया। फिर मैंने आपको बताई थी अनुकरणात्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जो ध्वनियों के अनुकरण से उत्पन्न होती है। ध्वनियों के अनुकरण से, कंपन से उत्पन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अनुकरणात्मक। किस चीज का कंपन होगा? पशुओं का कंपन होगा, पक्षियों का कंपन होगा, अन्य आवाजें होंगी पशुओं में, चाहे चीता हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, इन चीजों की आवाज जो होगी क्या होगी? आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। उसके बाद पक्षियों की आवाज आ जाए, मिमियाना आ जाए, क्या हो जाए आपका? कोयल की कू करने की आवाज आ जाए, इस तरीके की पक्षियों की आवाज है, तोते का कुपियाना आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? कौन सी हो जाएंगी? अनुकरणात्मक क्रिया। उसके बाद हमारा भेद है, अगला भेद जिसे कहा जाता है नाम धातु क्रिया। तो आपको मैंने डिस्कस किया क्रिया, क्रिया के भेद, क्रिया का जो अगला पार्ट है उसे कहा जाता है नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है कैसी धातु होगी? नाम, जिसमें नाम हो। कैसा नाम हो? चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो। बहुत आसान है। ऐसे शब्द जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जो धातुएं बनती हैं उन्हें नाम धातु कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो धातु बनती हैं उन्हें नाम धातु कहा जाता है। और नाम धातुओं को क्रिया से या नाम धातुओं से जो क्रिया बनती है, नाम धातुओं से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर जो धातु बनती है उसे नाम धातु कहा जाता है। और नाम धातु की क्रिया से जो मिलकर बनती है, नाम धातु से मिलकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहा जाता है। बात आपको समझ में आएगी? किस किस से मिलकर? इसमें क्या होगा? संज्ञा होगी, क्या होगा? सर्वनाम होगा, क्या होगा? विशेषण होगा। इन तीनों से मिलकर, इन तीनों धातुओं से मिलकर जो क्रिया बनेगी वो क्या कहलाएगी? नाम धातु। संज्ञा, जैसे मैंने कहा बात, तो बात से क्या बन गई? बात से मैंने कहा पता, पता क्या हो गया? आपका नाम धातु। देखिए बात है, बात से मैंने क्या बताया? पता बनाया, इसका मतलब नाम धातु। और इस नाम धातु में क्रिया लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नाम धातु क्रिया। देखिए बात को पकड़िए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्या बनेगा? क्या बनेगा आपका? नाम धातु। उन धातुओं से मिलकर क्या बनेगा? नाम धातु। और नाम धातु में अगर प्रत्यय लगा देंगे क्रिया के साथ, क्या बन जाएगा? नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाने से जो बनता है वो नाम धातु। नाम धातु में आपकी क्रिया लगाने से क्या बन जाता है? आपका नाम धातु। मैंने कहा बात से बताना, बताना, इसका मतलब कैसी क्रिया हो गई? नाम धातु क्रिया। मैंने कहा हाथ, मैंने कहा हथिया, हाथ से क्या हो जाएगा? हथिया। और हथिया से क्या हो जाएगा? हथियाना। इसका मतलब कौन सी क्रिया हो गई? नाम धातु क्रिया। एग्जाम आया है, आयोग ने आपसे सवाल किया हथियाना कैसी क्रिया है? हथियाना नाम से बनना है, संज्ञा से बनना है, इसका मतलब क्या हो जाएगी? नाम धातु क्रिया। बात आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। जैसे मैंने कहा लालच, मैंने कहा लालच, लालच कैसी क्रिया है? भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा से बन रहा है। देखिए मैं आपको संज्ञा से बता रहा हूं, तो लालच से क्या बन जाएगा? ललचाना, ललचाना। इसका मतलब क्या हो जाएगी? आपकी कौन सी क्रिया हो गई? आपकी नाम धातु क्रिया। बात आपको स्पष्ट हो रही होगी, एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम से क्या बनना है? मैंने कहा सर्वनाम से कैसे बनता है? तो सर्वनाम से मैंने कहा अपना, अपना से मैंने कहा अपनाना, अपनाना। इसका मतलब कैसी क्रिया हो गई? अपनाना, नाम धातु क्रिया। अपनाना कैसी क्रिया हो गई? नाम धातु। संज्ञा से भी बन गई, सर्वनाम से भी बन गई। विशेषण से कैसे बनेगी? मैंने कहा बात करते हैं विशेषण से, तो विशेषण मैंने कहा भैया, विशेषण कहा, मैंने क्या कहा? विशेषण आ जाएगा आपका खट्टा। खट्टे से क्या हो जाएगा? खट्टाना, खट्टा, खट्टा है। मान के चलिए जैसे मैंने आपसे कहा लंगड़ा है, तो लंगड़े से क्या हो जाएगा? लंगड़ा। लंगड़े से क्या हो जाएगा आपका? लंगड़ाना। लंगड़े से क्या हो जाएगा? लंगड़ाना, लंगड़ाना। मैंने कहा गरम है, गरम से क्या हो जाएगा? गरमाया। गरम से क्या हो जाएगा? गरमाया। सठिया है, सठी से क्या हो जाएगा? सठा। सठिया से क्या हो जाएगा? सठियाना। इस तरीके के शब्द आपके गरमाया, या आपके लंगड़ाया, सठियाया, इस तरीके के शब्द कैसे हो जाएंगे? आपके विशेषण हो जाएंगे। कैसे? नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा नाम धातु क्रिया के बाद जो आखिरी टॉपिक बचता है क्रिया का, उसे कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया कहा जाता है? प्रेरणार्थक। देखिए प्रेरणा, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देना। ऐसे शब्द
या ऐसे जिन वाक्यों में कर्ता खुद कोई कार्य न कर कर किसी दूसरे से करवाने के लिए प्रेरणा दे, वो क्या कहलाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ में आ रही होगी। मैं खुद न कर कर किसी दूसरे से कार्य करवाने लगूं तो क्या हो जाएगी? प्रेरणा दे रहा हूं, प्रेरणार्थक क्रिया कर रहा हूं। प्रेरणार्थक क्रिया दो भागों में डिवाइड है, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। कैसी होती है आपकी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक मैं बताऊंगा। मैंने अभी आपको बताया, मान के चलिए रमेश सुरेश से पत्र लिखवाता है, पत्र लिखवाता है। इसका मतलब क्या हो गया? रमेश सुरेश से पत्र लिखवाता है। किससे? सुरेश से। इसका मतलब क्या हो गया? क्या समझ में आया आपको? प्रेरणा दे रहा है, खुद न करके लिखवा रहा है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? सक्रमक क्रिया होती हैं। याद रखना, एक लाइन में कभी आपसे सवाल आ सकता है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसी होती हैं? आपकी सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं आपकी कैसी होती हैं? आपकी सक्रमक होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता किसी भी कार्य को स्वयं करता है, जब कर्ता किसी भी कार्य को स्वयं करता है तो प्रथम प्रेरणार्थक, और जब कर्ता किसी भी कार्य को किसी और से कराता है, इसका मतलब क्या हो जाती है? द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मैंने कहा, रमेश स्वयं किताब पढ़ता है। रमेश स्वयं किताब पढ़ता है कैसे? स्वयं, खुद, निज, इस तरीके के शब्द आ जाएं, खुद अपने आप करने को आ जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक। और मैंने कहा रमेश सुरेश से किताब पढ़वाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कैसी? द्वितीय प्रेरणार्थक। रमेश सुरेश से किताब पढ़वाता है, इसका मतलब द्वितीय प्रेरणार्थक। और रमेश स्वयं किताब पढ़ता है, प्रथम प्रेरणार्थक। आपको बात बिल्कुल समझ में आई होगी। ये क्रिया के भेद हैं। एक छोटा सा भेद और बच जाता है क्रिया का, जिसे कहा जाता है सहायक क्रिया, जिसे कहते हैं आप हेल्पिंग वर्ब। तो सहायक क्रिया क्या होती है, इसे भी देख लेते हैं। ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ रहकर मुख्य क्रिया का भाव स्पष्ट करती है, मुख्य क्रिया के साथ लगती है और वाक्य को कंप्लीट भाव देती है, वाक्य को कंप्लीट कराती है, मुख्य क्रिया के साथ लगती है, उसे क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। कैसी क्रिया कहा जाता है? आपकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया के साथ लगती है और वाक्य को संपूर्ण अर्थ देती है। जैसे मैंने कहा, रमेश खेलता है। रमेश खेलता है, इसका मतलब खेल भाव आ रहा है, खेलता है, खेलने का भाव आ रहा है। और है, जो है ये क्या है आपकी? यही आपकी क्या है? सहायक क्रिया। मैंने कहा रवि हंसता है। रवि हंसता है, मान के चलिए हंसता है, हंसना, इसका मतलब क्या हो जाएगी आपकी? और है क्या है आपकी? सहायक क्रिया। और हंसना क्या हो जाएगी? मुख्य क्रिया। तो देखिए मुख्य क्रिया के साथ है, जैसे खेलता है मुख्य क्रिया का साथ है, इसका मतलब क्या हो जाएगी? आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। ये आपके क्रिया के भेद हैं। उम्मीद करता हूं क्रिया के भेद आपको सही तरीके से अच्छे लगे होंगे। जो न्यू कमर हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। उम्मीद करता हूं मेरे साथ आप बने रहेंगे और साथ ही साथ आपको ईद की बहुत बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से ईद मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।